इस पुस्तक के आगे के अध्याय में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। यहाँ पर इस अध्याय में बताया गया है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में 4 चीज़ें शामिल हैं। पहला वेट लिफ्टिंग, जिसमें जो व्यक्ति होता है वह वज़न को उठाता है। एक तरह से जो वज़न उठाने की जो प्रक्रिया है, वेट लिफ्टिंग जो है वह जो प्रतियोगी होता है, जो कॉम्पिटिटर होता है, वह विभिन्न तरह का जो वेट है उसको उठाता है। एक तरह का जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बॉडी बिल्डिंग भी शामिल है। बॉडी बिल्डिंग में ऐसा बताया गया है कि बॉडी बिल्डिंग में मेन रूप से जो अपना जो मसल का जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ किया जाता है और उसको जो स्टेज है उसके सामने, लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाता है। बॉडी बिल्डिंग का मेन गोल जो होता है वह मसल की जो फुलावट है, मसल्स की जो शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनका उभार लाना और लोगों के सामने प्रदर्शित करना। तीसरा है वेट ट्रेनिंग, जिसमें वज़न का प्रयोग किया जाता है और सेट्स लगाए जाते हैं। आज का जैसे जिम में जो एक्सरसाइज की जाती है, भारी वज़न उठाकर, बारबल हो या फिर डंबल हो, वह सारे वेट ट्रेनिंग के अंदर ही आते हैं। वेट ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग में फ़र्क है। वेट लिफ्टिंग में ये होता है कि एक स्टेज होता है, कंपटीशन का स्टेज होता है, वहाँ पर वज़न उठाया जाता है। लेकिन जो वेट ट्रेनिंग है उसमें बारबल का भी यूज़ किया जा सकता है, डंबल का भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि जिम में आजकल होता है। जिम में जो की जाने वाली, जो वज़न को उठाकर की जाने वाली जो एक्सरसाइज है वह सारी वेट ट्रेनिंग के अंदर ही आती है। इसमें हल्का वज़न भी हो सकता है और भारी वज़न भी हो सकता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में चौथी चीज़ है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है वह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आती है, उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में शामिल किया गया है। तो जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है जिसमें किसी भी प्रकार के वज़न का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो अचल प्रतिरोध होता है उसके खिलाफ बल लगाया जाता है और वहाँ पर निरंतर बल को लगाए रखा जाता है। हमने आइसोमेट्रिक की जो सीरीज़ बनाई थी उसमें भी आपको खूब अच्छी तरह से मैंने बताया था कि आइसोमेट्रिक में हम किसी वज़न का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम किसी अचल वस्तु पर, जो स्थिर वस्तु है, चाहे वह दीवार हो या फिर ज़मीन हो या फिर कोई ऐसा वस्तु हो जिसको हिलाना बहुत मुश्किल हो, तब ऐसी वस्तुओं पर जब निरंतर बल लगाया जाता है तो फिर उस एक्सरसाइज को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहा जाता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में 4 चीज़ें शामिल हैं। पहला वेट लिफ्टिंग, दूसरा बॉडी बिल्डिंग, तीसरा वेट ट्रेनिंग और चौथा आइसोमेट्रिक। ये जो है ये शक्ति प्रशिक्षण के 4 रूप हैं और इन 4 रूपों में व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा होती है कि वह अपनी व्यायाम प्रणाली में या फिर अपने वर्कआउट रूटीन में कौन सी चीज़ को शामिल करेगा। यदि आपका लक्ष्य बड़ी बड़ी मांसपेशियों का उभार लाना है तो फिर आप बॉडी बिल्डिंग करोगे। यदि आपको ताकत लानी है तो फिर आप वेट ट्रेनिंग का यूज़ करोगे। यदि आपको बिना वजन का यूज़ किए, बिना वस्तुओं का यूज़ करे आपको ताकत लानी है तो फिर आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का यूज़ करेंगे। यह एक व्यक्ति की अपनी स्थिति पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कौन सी एक्सरसाइज करता है। ली क्या करते थे कि वह जो अपनी एक्सरसाइज जो वह किया करते थे उसको वह एक अलग नोटबुक में लिख लिया करते थे, चाहे उन्होंने जितने भी सेट लगाए हों या फिर जो रेपिटेशन किए हों वह उनको अपनी एक अलग पर्सनल डायरी में लिख लिया करते थे। अब यहाँ पर पुस्तक में वेट ट्रेनिंग के बारे में और आइसोमेट्रिक के बारे में कुछ जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको बताया गया है। वेट ट्रेनिंग में ये होता है कि यह ताकत देता है, लेकिन जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है वह वेट ट्रेनिंग की तुलना में जल्दी ताकत देता है। जैसे कि जो व्यक्ति आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करता है तो उसकी ताकत में जल्दी वृद्धि होगी बजाय उसके जो व्यक्ति वेट ट्रेनिंग करता है। दूसरा ये है कि वेट ट्रेनिंग जो है वह शरीर का आकार बढ़ाता है, लेकिन जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है वह जो है मसल की जो सहन शक्ति है उसमें कम योगदान देता है। ऐसा यहाँ पर राइटर का कहना है कि जो आइसोमेट्रिक की जो एक्सरसाइज होती है यह
सहन शक्ति में कम योगदान देती है। अब ये वेट ट्रेनिंग में बताते हैं कि जो वेट ट्रेनिंग व्यक्ति करता है वह उसके शरीर में लचीलेपन को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें जैसे कि हम बाइसेप्स की रेपिटेशन कर रहे हैं तो फिर हमारा बाइसेप्स बार बार जो फ्लेक्स हो रहा है, इस वजह से हमारे शरीर में लचीलापन भी आता है। वेट ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि हम वेट ट्रेनिंग में जितने भी किलो का जो डंबल है उसको उठाकर जब हम उससे रेपिटेशन लेते हैं तो फिर उसमें हमें पता चल जाता है कि हमने इस ट्रेनिंग के दौरान कितना वज़न उठा रखा है। लेकिन जो आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइज होती है उसमें हमको पता नहीं चलता है कि हमने कितना वज़न उठाया है, क्योंकि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में हम जो हैं वह बिना किसी उपकरण की सहायता से, बिना किसी डंबल की सहायता से एक्सरसाइज करते हैं। इसलिए वहाँ पर हम ये ऐसा कह नहीं सकते हैं कि हमने कितना भारी वज़न उठा रखा है, क्योंकि वहाँ पर तो हम अपनी विल पावर का यूज़ करके अधिक से अधिक ताकत लगाते हैं अचल वस्तु पर। तो ये यहाँ पर जो है डिफरेंस बताया गया है थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग के बारे में और आइसोमेट्रिक के बारे में। आगे भी थोड़ा और डिफरेंस बताया गया है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। पुस्तक में ऐसा बताया गया है कि यदि आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वेट ट्रेनिंग में मान लो आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो, तो फिर वहाँ पर आपने जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोड उठा रखा है उसमें मान लो आपने 40 या 50 किलो का जो बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो, तो उसमें जो जितना लोड जो आपके जो मसल्स पर पड़ रहा है उतना लोड जो पड़ रहा है वह आइसोमेट्रिक परिणाम के बराबर ही होता है, क्योंकि आप भारी वजन उठाकर अपनी मांसपेशियों में लोड ला रहे हो और वैसा ही लोड आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो करोगे वहाँ पर जब आप निरंतर बल लगाओगे तो फिर जो वेट ट्रेनिंग वाला जो लोड है वही लोड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के बराबर ही होता है। इसमें मान लो आप 40 किलो के डंबल से आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो तो आपकी जो बाइसेप्स की जो मसल्स है उस पर लोड पड़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि 40 किलो का जो डंबल है वह आपने थाम रखा है। तो जो लोड आपको बाइसेप्स कर्ल के दौरान पड़ेगा वही लोड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने वाले पर भी पड़ता है। लेकिन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के दौरान हमको वहाँ पर जो हमारी जो मसल्स है उसको पूरी ताकत से जोर लगाना होता है। हम जितनी ज़्यादा ताकत से जोर लगाते हैं उतना ज़्यादा लोड हमारी मसल्स पर पड़ता है, और ऐसा ही लोड हम या तो डंबल उठाकर प्राप्त कर सकते हैं या फिर हम अंदर से ताकत लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम डंबल उठाकर रेपिटेशन करते हैं तो फिर वहाँ पर हमारी मसल अंदर तक टियर हो जाती है, लेकिन जो मसल्स जो है उस पर लोड पड़ता ही पड़ता है। और ऐसा ही लोड हमारा जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है उसमें जब हम निरंतर अंदर से ताकत लगाते हैं तो फिर वही लोड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से भी आता है। मेन बात ये होती है कि जब हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर हमका जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो ताकत लगाने की जो क्षमता है, जो हमारी मसल जो हमने संकुचित कर रखी है वह ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, हार्ड से हार्ड होनी चाहिए। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के दौरान हमको इतनी ताकत लगानी होती है कि पूरा जो बाइसेप्स है, पूरी जो मसल्स हैं वह गर्म हो जाए, वह फ्लेक्स हो जाए, और उसमें जो एक पंप जो आता है वह पंप भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के दौरान आ जाना चाहिए। जब पंप आने लगता है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने अंदर से सारी मसल्स और जो मसल्स फाइबर है वहाँ तक भी आपने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया है, इसलिए वहाँ पर एक अच्छा खासा जो पंप है वह आ चुका है। अब आप सोच रहे हो कि जैसे कि पुस्तक में बताया गया है कि यदि आप कम वेट लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा रैप्स लगाओगे तो फिर वह आपको कम ताकत देगा, क्योंकि वहाँ पर आपने वेट जो है वह कम यूज़ कर रखा है। मेन बात ये होती है कि मसल की क्षमता बढ़ानी होती है, और क्षमता बढ़ाने के लिए यदि आप डंबल की जो केजी है, जो वज़न है उसको बढ़ाते जाओगे तो फिर जो मसल्स की क्षमता है वह भी बढ़ती जाती है। यदि आपने लोड ही कम ले रखा है, 5 किलो या 10 किलो का डंबल ले रखा है, तो फिर वहाँ पर जो आपकी मांसपेशियों की जो क्षमता है वह उतनी नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ पर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के बारे में और वेट ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा अंतर बताया गया है, जिसको मैं आपको बताता हूँ। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है वह रॉ स्ट्रेंथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है। जो हमारी जो रॉ स्ट्रेंथ होती है वह आइसोमेट्रिक के द्वारा बहुत ही जल्दी प्राप्त हो सकती है, और इसके अलावा जो वेट ट्रेनिंग है उसमें सिर्फ ताकत बढ़ती है।
इसमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को हम हर दिन कर सकते हैं, लेकिन जो वेट ट्रेनिंग की जो एक्सरसाइज होती है उसमें एक दिन एक्सरसाइज करने के बाद दूसरे दिन का गैप लिया जा सकता है। इसके अलावा जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है उसमें किसी भी तरह के इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। हम बिना किसी उपकरण का यूज़ करे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। किसी भी अचल वस्तु पर निरंतर प्रतिरोध या फिर बल लगाकर जो हम एक्सरसाइज करते हैं, तो इसके दौरान हमें किसी उपकरण की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। लेकिन जो वेट ट्रेनिंग हम कर रहे हैं उसमें या तो हमको डंबल की ज़रूरत पड़ेगी या फिर जो मशीनें होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइज है वह बहुत अधिक समय नहीं मांगती है, 2 घंटे 3 घंटे नहीं मांगती है, बल्कि एक कम समय के भीतर ही हम अधिक से अधिक ताकत लगाकर मांसपेशियों की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो वेट ट्रेनिंग जो है उसमें हमको समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसके अलावा जो आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइज है वह मांसपेशियों के आकार में सीमित वृद्धि करता है। जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी ताकत में तो खूब वृद्धि होती है, लेकिन जो मांसपेशियों का जो आकार बढ़ने की जो क्षमता है वह सीमित होती है, वह लिमिटेड होती है। लेकिन इसके अलावा जो वेट ट्रेनिंग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह अपनी मांसपेशियों की क्षमता को मांसपेशियों के साइज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वेट ट्रेनिंग में हम जो डंबल यूज़ कर रहे हैं, जो बारबल यूज़ कर रहे हैं, इसके दौरान रेपिटेशन के द्वारा हम अधिक से अधिक पंप ला सकते हैं। तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पर जो हमारा जो मसल का साइज़ है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो आइसोमेट्रिक करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका मसल साइज़ तो बढ़ता है, लेकिन उनका मसल साइज़ कम बढ़ता है, लेकिन उनमें जो स्ट्रेंथ होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। आइसोमेट्रिक की जो एक्सरसाइज है वह एक तरह से संपूर्ण एक्सरसाइज नहीं है, ऐसा यहाँ पर राइटर का मानना है। अनेक व्यक्तियों के अलग अलग मत होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को नहीं किया जाए, बल्कि जो अलेक्जेंडर जाज थे उन्होंने जो सुपर स्ट्रेंथ प्राप्त करी थी वह आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की वजह से ही प्राप्त करी थी। वह आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज किया करते थे। तो यहाँ पर कोई संशय की बात नहीं है कि अब ये जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है ये कह रहे हैं कि संपूर्ण कसरत नहीं है, तो फिर क्या इसको किया जाए या फिर नहीं किया जाए, बल्कि आराम से किया जा सकता है। मेन बात ये होती है कि विल पावर। लेकिन जो वेट ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है, जो वेट ट्रेनिंग जो है वह संपूर्ण व्यायाम है। यहाँ पर यह लेखक का मत है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के बारे में उन्होंने बता दिया और वेट ट्रेनिंग के बारे में बता दिया। इस पुस्तक में धीरज शब्द का जो प्रयोग किया गया है, यहाँ पर धीरज का मतलब ये है कि लंबे समय तक ताकत को जारी रखने की क्षमता। इस बात पर थोड़ा गौर कीजिए कि धीरज का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि लंबे समय तक ताकत को जारी रखने की क्षमता, यानी कि जिस सिद्धांत का प्रयोग हम राममूर्ति व्यायाम में करते हैं, यानी कि निरंतर ताकत लगाए रखने की जो क्षमता वाला जो हमारा व्यायाम है, वह व्यायाम जो है वह आइसोमेट्रिक व्यायाम से मिलता जुलता है। क्योंकि ब्रूस ली का भी कहना है कि जिसमें धीरज नहीं होगा वह ताकतवर नहीं बन सकता है। और यहाँ पर धीरज रखने का मतलब ये है कि लंबे समय तक ताकत लगाए रखने की क्षमता। और जो हम राममूर्ति जो व्यायाम करते हैं उसमें भी हम यही करते हैं कि हम निरंतर लंबे समय तक ताकत लगाए रखने की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जो मोशनलेस एक्सरसाइज जो होती है, जिसमें हम हरकत लगभग ना के बराबर करते हैं, उसमें यदि हम उपकरण का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर वह आइसोमेट्रिक व्यायाम के अंदर ही आता है। 1960 के दशक के मध्य से लेकर के 1970 के शुरुआती दशक तक शरीर विज्ञान के बारे में ब्रूस ली ने बहुत कुछ सीख लिया था। और जो बहुत सारी जो बॉडी बिल्डिंग की जो पत्रिकाएं थी उनको भी ब्रूस ली ने पढ़ा था। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ब्रूस ली के भीतर ज्ञान की भूख थी, वह अधिक से अधिक जानना चाहते थे शरीर विज्ञान के बारे में। इसलिए उस समय की जो भी अच्छी अच्छी जो पत्रिकाएं होती थी उनमें से जो मेन पॉइंट जो होता था उसको वह काट कर अपनी जो अलग जो बुक है, उनकी जो नोटबुक होती थी, उसको उस फोल्डर में चिपका लिया करते थे। जब वो ब्रूस ली जो थे वह मैगज़ीनों में
बॉडी बिल्डिंग के बारे में, व्यायाम के बारे में पढ़ रहे थे, तो फिर वहाँ पर उनका जो ध्यान है वह आइसोमेट्रिक व्यायाम ने भी उनकी तरफ खींचा, क्योंकि जो मैगज़ीन होती थी वहाँ पर जो अच्छी परफेक्ट फिज़िक वाले जो व्यक्ति होते थे उनके बारे में बताया गया होता था, और उन्होंने कौन सी एक्सरसाइज करके ऐसा शरीर प्राप्त करा, ऐसी ताकत प्राप्त करी, उनके बारे में भी बताया गया होता था। तो फिर ब्रूस ली ने जब यह मैगज़ीन पढ़ी थी तो फिर वहाँ पर जो आइसोमेट्रिक के बारे में जो बताने वाले जो व्यक्ति थे, जो बॉडी बिल्डर थे, उन व्यक्तियों के विचारों ने ब्रूस ली का ध्यान आइसोमेट्रिक व्यायाम की तरफ खींचा था। उसके बाद से ब्रूस ली ने विचार किया था कि आइसोमेट्रिक व्यायाम को भी किया जाए, और इसमें जो यूज़ होने वाली जो एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को करने से स्ट्रेंथ किस तरह से प्राप्त होती थी, इस तरह के विचारों की वजह से ही ब्रूस ली ने यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी जो एक्सरसाइज की जो रूटीन है उसमें आइसोमेट्रिक व्यायाम को जोड़ेंगे। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो थी, हम जानते हैं कि जो अलेक्जेंडर जास थे, अलेक्जेंडर जास के द्वारा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का खूब प्रचार किया गया था। 1932 से लेकर के 1954 तक का जो सफ़र था, इस समय के दौरान एक बहुत अच्छा वेट लिफ्टर हुआ जिसका नाम बॉब हॉफमैन था, और ये जो व्यक्ति था यह आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के बारे में बहुत कुछ जानता था। उस समय के जो वेट लिफ्टर थे, जो वेट ट्रेनिंग किया करते थे, उनको जो ट्रेनिंग थी वह बॉब हॉफमैन ने ही दी थी, और जो ट्रेनिंग के दौरान जो वह एक्सरसाइज दिया करते थे, इसमें जो थी वह मेन रूप से आइसोमेट्रिक की ही एक्सरसाइज थी। इसके अलावा ये जो बॉब हॉफमैन हैं, इनको कोच भी नियुक्त किया गया था। उस समय के जो बॉडी बिल्डर जो लोग थे, जो वेट लिफ्टर जो लोग थे, उन्होंने बॉब हॉफमैन से ही ट्रेनिंग ली थी, क्योंकि यह जो व्यक्ति थे, इन्होंने कुछ ऐसी मशीनों का विकास किया जिसके द्वारा जो है अच्छी खासी एक्सरसाइज की जा सकती है, जिसमें हम मेन रूप से जो एक्सरसाइज की जाने वाली जो विधियां हैं होती हैं, उसमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का समावेश होता था। तो जो हॉफमैन नाम के जो व्यक्ति थे, एक तरह से स्ट्रॉन्गमैन जो थे, उन्होंने आइसोमेट्रिक की जो थी वह 8 एक्सरसाइज तैयार करी थी, और इन 8 एक्सरसाइज को जो था, एक ही जो रैक होता है जिसका नाम पावर रैक दिया गया है। जो एक रैक होता था, एक तरह से यह एक मशीन थी जिस मशीन की सहायता से 8 एक्सरसाइज को किया जा सकता था। यही तो इस मशीन की खासियत थी कि इसमें यदि आप एक्सरसाइज करोगे तो फिर जो आपकी जो रॉ स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, मांसपेशियों की क्षमता है, इसमें बहुत ही अच्छी वृद्धि हो सकती थी।